हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ लर्निंग में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दे, ताकि आने वाली क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहे और अच्छे से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। हम इस एनसीईआरटी सीरीज़ में हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी एनसीईआरटी कवर कराएंगे, बेसिक से 6 to 12, है ना। जैसे कि हमने 2 क्लास हम करवा चुके हैं और आज तीसरा चैप्टर वापस स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर तीसरा, जिसमें पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेस है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एनसीईआरटी मोस्ट है, एनसीईआरटी ज़रूरी है ना। तो एनसीईआरटी में कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है। इसे हमें ऐसे पढ़ना चाहिए ताकि बाद में इसकी ज़रूरत ना पड़े। इसके नोट्स भी साथ में बनाते हुए चलना चाहिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें बार बार एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। इसमें लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, है ना। उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। क्या है? यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो इसमें हम नोट कर सकते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ इसमें हम नोट कर सकते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ है ना, पृथ्वी की गतियाँ। अब पृथ्वी की गतियाँ इसमें दे रखा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूमना घूर्णन कहलाता है ना। अब फिर परिक्रमण। परिक्रमण परिक्रमण इसमें देख सकते हैं अपने सूर्य के चारों ओर ना, ये बता रखा है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में
स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कहते हैं। मैं नोट्स भी आपको साथ में ही बनवा रहा हूँ, तो आप कृपया साथ में ही बनाते चले, है ना। नोट्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे नोट्स आप वीडियो रोक रोक कर अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। अब पृथ्वी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। गोले के समान है। इसलिए एक समय में इसलिए एक समय में एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। दिन होता है। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। वहाँ रात होती है। तो ये आप नोट डाउन करते चले मेरे साथ में नोट डाउन करते चले। जैसा
इसमें बताया कि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन, अब घूर्णन किसको बोलते हैं? जो ये पृथ्वी घूर्णन ये अपने अक्ष पर ही घूम रही है ना, अपने अक्ष पर ही घूम रही है, मतलब ऐसे घूम रही है अपने अक्ष पर। और परिक्रमण, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसे बोलते हैं परिक्रमण। और ये है परिक्रमण, परिक्रमण, और ये है घूर्णन, ये घूर्णन, दोनों में अंतर है ना। अब जैसे इसमें बताया है, घूर्णन तो आप, घूर्णन और परिक्रमण आपने नोट कर लिया होगा कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है ना, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। जैसे प्रदीप्ति व्रत है ना, प्रदीप्ति व्रत है, रात को, दिन और रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हो आप, है ना, यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हो, प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति व्रत है ना, प्रदीप्ति, प्रदीप्ति व्रत। अब प्रदीप्ति व्रत क्या है? कि दिन व रात को विभाजित करने वाला व्रत, दिन व रात को विभाजित करने वाला व्रत है ना, इसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, है ना, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। परिक्रमण जो है, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर है ना। घूर्णन अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, है ना, ये ध्यान रखना। अगर आगे चलते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, है ना, यहाँ पे प्रश्न है, इसने क्वेश्चन बना दिया कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, है ना। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 या 365 एक चौथाई दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, है ना, 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। आपने पढ़ा होगा लीप वर्ष, जो लीप वर्ष जो फरवरी आती है 28 की जगह 29 की आती है ना, लीप वर्ष में एक दिन उसको जोड़ा जाता है। अयनांत है ना, जैसे 23 सितंबर को शरद ऋतु होती है ना, विषुव, हाँ, बसंत ऋतु है ना, बसंत ऋतु 23 सितंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में थोड़े
ये झुका हुआ है, सूर्य सीधा है तो इधर अंधेरा है, इधर रात होगी और इधर दिन होगा, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिण अयनांत, दक्षिण अयनांत में इधर शीत ऋतु है ना, इधर बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, इधर ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ये उत्तरी गोलार्ध है तो इधर शीत ऋतु, इधर ग्रीष्म ऋतु, है ना। इधर शरद ऋतु है, इधर बसंत ऋतु है ना। ये 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत। उत्तर ध्रुव बसंत ऋतु, ये 21 मार्च विषुव, ये दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु, है ना। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं आ रही है डायरेक्ट, ये यहाँ पर आ रही है क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। उत्तर अयनांत 21 जून को ये होता है। अब 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, मैंने बताया अभी कि फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि लीप वर्ष कैसे कहा जाता है, लीप वर्ष क्यों होता है, लीप वर्ष कैसे होता है ना, वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, है ना। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, है ना। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी का इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? इक्कीस मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है।
है ना। तो अपन नोट नोट डाउन कर लेते हैं। अपने को यहाँ जगह है ना। उत्तर अयनांत को ले लेते हैं। उत्तर अयनांत, है ना। 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उत्तरी गोलार्ध, ग्रीष्म ऋतु, वह सबसे बड़ा दिन, तथा दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर 22 दिसंबर सूर्य मकर रेखा पर लंबवत क्या होता है? लंबवत दक्षिण गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु वह सबसे बड़ा दिन, होता है। वो उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति, है ना। तो ये नोट डाउन करते चलना तो अच्छा रहेगा। है ना, नोट डाउन कर लेना। फिर विषु क्या आता है? विषु ये विषु आता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो।
उत्तर अयनांत हो गया है, उत्तर अयनांत हो गया, दक्षिण अयनांत भी हो गया है ना। अभी विषु लिख लो। विषु है ना। विषु 21 मार्च, 21 मार्च व 23 सितंबर। 23 सितंबर सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। रेखा पर सीधा पड़ता है। पृथ्वी पर दिन व रात की स्थिति बराबर होती है, इसलिए पृथ्वी पर दिन व रात की स्थिति, दिन व रात की स्थिति बराबर होती है। बराबर होती है। जैसे 23 सितंबर जो है, सॉरी 21 मार्च, 21 मार्च, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है ना। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु है ना। अब 23 सितंबर, 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु। ये विपरीत हो जाता है, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, व दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लेना है ना, ये आप नोट डाउन कर लेना। इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगला चैप्टर जो है मानचित्र, ये हम अगली क्लास में बताएंगे। अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, मानचित्र। मानचित्र क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाता है ना। मानचित्र की सहायता से पृथ्वी की सतह या इसके भाग पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है। ये गोलाकार है, गोलाकार पे सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है या नहीं है, जैसा भी है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, मानचित्र को, है ना। इसी के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन एक बार आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे, या आगे की क्लासेस आपको पूरी तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आप अपनी क्लास को रेगुलर कर सकते हो और जो बेसिक है आपका वो कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ मैं आपको पुनः ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स को भी तैयार करें। क्लास को रोक रोक कर देख ले, और जो भी मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ वो शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिख ले। क्या कर ले? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मोस्ट है, मोस्ट। क्योंकि आप पूरी क्लासेस फिर से नहीं कर सकते हो, पूरी एनसीईआरटी शुरू से नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए आपको प्री और मेंस में, प्री एंड मेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एनसीईआरटी मस्ट है। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स मेरे साथ में बनाते चले, है ना, और उनको सही से रिवाइज भी करते चले। आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले, है ना, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि आपको आने वाली जानकारी या आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।